दुनिया इस हफ्ते के इस नए प्रारूप में अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मौका मिलते ही लोग पाला बदलने में देरी नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भी हमें यही देखने को मिलता है। एक समय था जब अमेरिका और चीन अपनी दोस्ती को ऐतिहासिक बताते थकते नहीं थे। शीत युद्ध का वो एक दौर था जब कम्युनिस्ट ब्लॉक में दरार डालने के लिए अमेरिका ने चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तब ताइवान के मुद्दे को भी ठंडे बस्ते में डाल अमेरिका चीन के साथ गलबहियां कर रहा था। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है जब दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंखें नहीं सुहाते। ताइवान के मुद्दे पर भी दोनों मुल्कों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। एक दूसरे पर वे वर्चस्व कायम करने की होड़ में कूटनीति की जाले बिछा रहे हैं। हाल के दिनों में जापान के टोक्यो में क्वाड की बैठक और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस बैठक में क्वाड देशों के नेता शामिल हुए। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की। एक ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तब उसकी चर्चा से ये बैठक कहां छूती रहने वाली थी। लिहाजा ये मुद्दा भी इस सम्मेलन की चर्चा का हिस्सा बना, क्योंकि रूस का यूक्रेन पर हमला करना क्वाड के लिए चुनौती बनकर उभरा है। क्वाड की चुनौतियां इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि रूस से दोस्ती, अमेरिका से याराना और चीन की घुड़की का सामना करने वाला भारत कड़ी परीक्षाओं के दौर से गुजर रहा है। रूस और अमेरिका दोनों को भारत संतुलित करना चाहता है, लेकिन अमेरिका है कि उससे बार बार अपना स्टैंड क्लियर करने के इशारे करता है। दूसरी ओर अमेरिका ने जिस IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, उसमें क्वाड के अलावा न्यूजीलैंड और आसियान के 8 देश भी शामिल हैं। मतलब कुल मिलाकर 13 देश। इससे हिंद प्रशांत में चीन को घेरने की अमेरिका की बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। असल में अमेरिका की यह कोशिश बेहद दिलचस्प है। इसकी वजह है कि IPEF और चीन की अगुवाई वाला RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोनों ही व्यापार समूह हैं। लेकिन IPEF में शामिल होने वाले कुछ देश RCEP के भी मेंबर हैं। मतलब साफ है कि हिंद प्रशांत इलाके में अमेरिका चीन की पहुंच को कमजोर करना चाहता है। ऐसे में दो बड़े सवाल। एक तो ये कि क्या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चीनी चाल को पस्त कर पाएगा और ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। दूसरा ये कि हिंद प्रशांत में क्वाड देशों के लिए कौन सी नई चुनौतियां उभर रही हैं। दोनों सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि जिस इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र की बार बार बात करते हैं, वो क्षेत्र क्या है। वैसे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की भौगोलिक परिभाषाएं अलग अलग देशों के मुताबिक बदलती रहती हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में मलक्का जलडमरू मध्य द्वारा एक साथ जुड़ते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, तो वो अफ्रीका के तट से लेकर अमेरिका के तट तक के इलाके को हिंद प्रशांत क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। करीब 3 दर्जन से अधिक देश इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, करीब 38 देश। वो इस वजह से ये इलाका दुनिया के सतह क्षेत्र का करीब 44% है और इसमें दुनिया की कुल 65% आबादी निवास करती है। मौजूदा वक्त में विश्व व्यापार की 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। दुनिया की कुल GDP में करीब 60% योगदान इसी क्षेत्र का है। इस इलाके की यही खासियत इसे आर्थिक रूप से अहम बनाती है। इससे जुड़े जितने भी बंदरगाह हैं, उन्हें दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। यह क्षेत्र ऊर्जा व्यापार, खासकर की पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही देशों के लिए संवेदनशील बना रहता है। कुल मिलाकर ये कि इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करने वाली सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, नौसैनिक क्षमताएं और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो रही है। मतलब ये कि बात सिर्फ भू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भू आर्थिक होड़ भी इस क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। हिंद प्रशांत शब्द को भू राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता मिलने की वजह है कि अमेरिका और चीन दोनों इस बड़े क्षेत्र में अपने राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हिंद प्रशांत इलाका इतना अहम क्यों है और हमेशा खबरों में क्यों बना रहता है। अब ये समझिए कि इस इलाके के लिए बने IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के पीछे जो बाइडेन की मंशा क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस फ्रेमवर्क का मकसद भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना
ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार की सहूलियतों और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, इसमें 13 देश शामिल होंगे। ये देश हैं अमेरिका, भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वर्ल्ड जीडीपी में इन 13 देशों का 40% हिस्सा है। दूसरी ओर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 15 देश शामिल हैं। एक तरीके से चीन इस समूह की अगुवाई कर रहा है, मगर इस समूह के 11 देश IPEF में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस समूह में क्वाड के सदस्य देश भारत और अमेरिका शामिल नहीं हैं, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके हिस्सा बने हुए हैं। इसके बाद बचे 9 देश, जिनमें न्यूजीलैंड और आसियान के 8 देश हैं। अमेरिका इन देशों पर डोरे डालकर प्रशांत क्षेत्र में चीन के तिलिस्म को तोड़ना चाहता है। अमेरिका के लिए कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रशांत क्षेत्र के सोलोमन, पपुआ न्यू गिनी और किरिबाती जैसे देशों को अपने पाले में कर चीन पहले ही अमेरिका का सिरदर्द बढ़ा चुका है। प्रशांत इलाके के देशों का एक और आर्थिक समूह है, नाम है TPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अमेरिका पहले इस समूह का मेंबर हुआ करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुए तब उन्होंने खुद को इस समूह से अलग कर लिया। असल में जब 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, तब से अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसके पीछे वजह थी कि ज्यादातर अमेरिकी कंपनी चीन की ओर रुख करने लगी। इस सेक्टर में बढ़ी बेरोजगारी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप खासा नाराज थे। वो ऐसे कारोबारी पार्टनरशिप के खिलाफ थे जो अमरीकियों के रोजगार में सेंध लगा रही थी। लिहाजा 2017 में जब वो सत्ता में आए, तब अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से दूर ले गए। इसके बाद से प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से असंतुलन की आशंका जताई जा रही थी। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को दोबारा भरोसा हासिल करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मतलब यह है कि अब अमेरिका हिंद प्रशांत में चीन की हरकतों को लेकर ज्यादा संजीदा हो गया है। अमेरिका चीन को सिर्फ सैन्य मोर्चों पर नहीं, बल्कि व्यापार के मोर्चे पर भी पटकनी देने के रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल वही है कि चीन के लिए अमेरिका जो जाल बुन रहा है, उससे भारत को क्या हासिल होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अमेरिका ने TPP और RCEP को छोड़कर एक नए फ्रेमवर्क की बुनियाद डाली है, तो सिर्फ इसलिए कि हिंद प्रशांत में वो अपना आर्थिक दबदबा बढ़ा सके। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें कारोबार को लेकर तय किए गए नियम को मानना जरूरी होगा, लेकिन मार्केट एक्सेस को लेकर कोई गारंटी नहीं होगी। ऐसे में इंडो पैसिफिक के सभी देशों को इससे एक जैसा फायदा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इससे एशिया क्षेत्र में अमेरिका की आर्थिक भूमिका जरूर बढ़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फ्रेमवर्क का समर्थन किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारत के लिए माकूल नहीं साबित होंगे। कारोबार के ऊंचे अमेरिकी मानकों से भारत को परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर इसमें डिजिटल गवर्नेंस को लेकर बात की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसके फॉर्मूले में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका भारत सरकार की नीतियों से सीधा टकराव है। डेटा लोकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर भारत सरकार और अमेरिकी कंपनियों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है। 2019 में भारत सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें भारतीय डेटा के लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण और डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है। इसके तहत विदेशी फर्मों को भारत के भीतर ही डेटा स्टोर करना होगा। लेकिन पिछले महीने ही जब अमेरिका ने विदेश व्यापार बाधाओं पर अपनी राष्ट्रीय व्यापार अनुमान रिपोर्ट जारी की, तब कहा कि भारत की प्रस्तावित डेटा लोकलाइजेशन की जरूरतें दोनों देशों के बीच डिजिटल व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी। यानी इस नए आर्थिक फ्रेमवर्क में भारत के लिए जोखिमों की एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसे में भारत के सामने यही चुनौती है कि वो कैसे इन जोखिमों से भी बच जाए और उसे अमेरिका का साथ मिलता रहे। आखिर में इस बात पर बात करते हैं कि क्वाड समूह के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं। जहां तक क्वाड की चुनौतियों का सवाल है, तो इस इलाके में चीन की बढ़ती गतिविधि क्वाड को चिंता में डाले हुए है। चीन ने प्रशांत क्षेत्र के देशों पर जो मजबूत आर्थिक निर्भरता की नीति लागू की है, उससे चीन को एक तरह की वैधता मिल गई है। चूंकि ये देश चीन के मामले पर प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, लिहाजा रणनीतिक रूप से चीन इसका फायदा उठाता है। दूसरी ओर क्वाड के देशों के अपने अपने हितों के चलते ये समूह कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। हिंद प्रशांत में जिस चीन के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश की जा रही है, उस चीनी खतरे को क्वाड का हर सदस्य अलग अलग तरीके से देखता है।
अमेरिका आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वन चाइना पॉलिसी के चलते चीन को खुद के लिए खतरा मानता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी व्यापार तब तक सबसे बड़ा मुद्दा था जब तक कि सोलोमन द्वीप में चीनी सैन्य अड्डे की स्थापना ने एक नई चुनौती पेश नहीं कर दी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया चीन की अगुवाई वाले RCEP का अभी भी सदस्य है। उधर जापान और भारत चीन से सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि चीन इन दोनों ही देशों के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि जापान भी RCEP के बैनर तले काम कर रहा है। ऐसे में ये देश चीन को कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, ये भी अभी सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध भी क्वाड समूह में एक आंतरिक चुनौती बनकर उभरा। 3 सदस्यों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रूस की आक्रामकता के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। लेकिन रूस को लेकर भारत की स्थिति अब भी तटस्थ है। भारत क्षेत्रीय संप्रभुता, अखंडता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान की मांग करता है, लेकिन रूस की आलोचना नहीं करता है। दूसरी ओर रूस और चीन एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसे में रूस के प्रति भारत का नरम रुख इस समूह की सफलता की राह में रुकावट बन सकता है। भारत के इस रुख की दबी जुबान अमेरिका और जापान आलोचना भी कर चुके हैं। ये और बात है कि वो मुखर होकर अभी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि तमाम चुनौतियों के बीच क्वाड इंडो पैसिफिक में चीन को पस्त कर पाता है या नहीं। अब आज की इस कहानी पर आधारित एक सवाल आपके उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह चीन को चुनौती देने में सफल हो सकेगा या नहीं? मूल्यांकन कीजिए। तो दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। आपके कई सुझाव हमें मिले। आपके फीडबैक के लिए आपका शुक्रिया। आप किस और टॉपिक पर या किन और टॉपिक्स पर इस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, फीडबैक हमें लगातार देते रहिए। हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।